नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। तारीख है आज 7 सितंबर और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन दिया गया है आपको। पहला सवाल है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप से। यूपीएससी का जो सिलेबस है वहाँ पर आपको दो बातें पढ़नी है। पहला है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, दूसरा है एनजीओज के बारे में। हमने कल आपको बताया था कि हम लोग करते क्या हैं कि जो मेंस का सिलेबस है उसके टॉपिक्स के हर डायमेंशन को हम लोग अपने क्वेश्चंस के ज़रिए कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मुझे कवर करना रहा एनजीओज के बारे में, तो एनजीओ का जो डिफिनीशन है, एनजीओ का जो रोल है हमारे गवर्नमेंट में, हमारे डेवलपमेंट में, इंक्लूसिव ग्रोथ में, सोशल डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, इसे कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ एनजीओज क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है एनजीओज को प्रमोट करने के लिए, और क्या काम और किए जाने हैं। तो आपने क्या किया, एनजीओ का जो सारा डायमेंशन है वो कवर कर लिया। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो कुछ डायमेंशंस हैं वो हम आज कवर करेंगे। जैसे कि कह रहा है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल डेवलपमेंट। ये सवाल पूछा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के रोल के बारे में। कहाँ पर? रूरल डेवलपमेंट में। मैं इसी क्वेश्चन को लिख सकता था, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ। समझ गए बात? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो रोल है वो अलग अलग है। मैं आपसे अलग अलग सवाल में इसके डायमेंशन को पूछ सकता हूं। अब बात यह है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन से इश्यूज को फेस कर रहा है, सरकार गवर्नमेंट कौन कौन से स्कीम पॉलिसी चला रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए। समझ के बात? तो हम इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए इन डायमेंशन को कवर करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, आपको वो उसका आंसर नहीं आता या फिर कंटेंट कम है, चुपचाप आप उस क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको गूगल करेंगे तो आपको इसके अलग अलग डायमेंशन पे जो नोट्स हैं मिल जाएंगे। पढ़ लेना, फिर उसका आंसर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो इंट्रो होगा वो क्या होगा वो समझो। पहले आप बताएंगे कि व्हाट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको आप डिफाइन कर देंगे। डिफाइन सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके बाद बॉडी पे आएंगे, यहाँ पर आप ये बताएंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन रूरल डेवलपमेंट। इसके बाद आप बताएंगे कंक्लूजन कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है। आप एक वे फॉरवर्ड दे देंगे। चूंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 150 आपको इसका आंसर लिखना है, तो वर्ड्स काफ़ी कम हैं, आपके पास कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। तो चलो, पहले आपने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज़ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सेल्फ गवर्नड पीयर कंट्रोल, पीयर का मतलब ये होता है कि ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो आपस में मिल करके इस ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, कोई एक इसका मुखिया नहीं होता। उनका सबका जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो करीब करीब सेम होता है। सब लोग एक ही मोहल्ले से होते हैं या फिर एक ही गांव से होते हैं, और वो अपने आप की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो मिल करके पापड़ बना रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा लिज्जत पापड़ का नाम, जो खरगोश आता है ऐड में, वैसे ही अगरबत्ती बनाती हैं गांव में महिलाएं। तो इसके साथ साथ कई सारे और जो हथकरघा वाला जो जैसे कि जो कम्युनिटी है, जैसे कि गया में एक पटवा टोली है, तो वहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो प्रमोट करता है कि जो हैंडलूम है उसे पावर लूम पर कैसे शिफ्ट किया जाए, फाइनेंस कैसे उसको अवेलेबल कराया जाए, जो सबसे दर पर जो ब्याज जैसे जुर्म होता है वो कैसे अवेलेबल कराया जाए। तो ये सब बातें, मतलब कि आपस की जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर पूरी करी जाती हैं, एक दूसरे का जो स्ट्रेंथ होता है उसको यूज़ करके। उनका बहुत ही बड़ा रोल है जो पुअर है उनको ऑर्गेनाइज करने में, जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में। इनका क्या रोल है अब ये देखते हैं। सबसे पहली बात, कैपिटल फॉर्मेशन। अभी आपने देखा कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो आपस में, मान लो कि एक ग्रुप है जिसमें 5 महिलाएं हैं, तो महिलाएं करती क्या हैं, इनके पास जितनी भी बचत होती है वो एक सेविंग में डालते रहते हैं। ठीक है, और
जब किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ी उसने ग्रुप से वो पैसा लोन पे ले लिया, ब्याज पे करना पड़ता है। तो पहला क्या हो गया, क्रेडिट फॉर्मेशन। अगर बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, अगर फॉर्मल सेक्टर लोन नहीं दिया और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो आपसे ज़्यादा पैसा मांग रहा है, तो क्या होता है, ये जब आपका जो ग्रुप है ना वो आपको पैसा पे करते हैं, आपको जो फाइनेंस है वो करते हैं। इससे क्या होता है, जो मच नीडेड चीप एंड टाइमली क्रेडिट है वो मिलता है। इससे एमएसएमई को भी फ़ायदा मिलता है, जो कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको भी फाइनेंस मिलता है और ये सब चीज़ें फलती फूलती हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है और जो गरीबों का जो इनकम है सप्लीमेंट होता है, बढ़ता है, सस्टेन होता है। इसके साथ साथ बैंक को इनिशिएटिव दिया गया है कि आप जो पैसा पे करेंगे, आप जो लोन देंगे एसएचजी को, वो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में काउंट हो जाएगा। एसएचजी बैंक लिंकेज ये भी फैसिलिटी दी गई है। जो मास एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब कि महिलाओं को अपना स्वरोजगार चलाने के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। उनको टेक्निकल नो हाउ, मतलब कि अगर आपको अगरबत्ती बनानी है तो उसके मटेरियल्स क्या होंगे, क्या प्रोसीजर होता है, अगर पत्तल बनाना है उसका क्या प्रोसेस होता है, तो फाइनेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। जो नॉलेज होती है वो भी मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए। चूँकि महिलाओं का इकोनॉमिक पावर बढ़ रहा है, उनके हाथ में पैसा आ रहा है, तो क्या होता है, महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनती हैं। जिस घर में महिला कमाती है उस घर में उसकी ताकत ज़्यादा होती है, उनका इज्जत ज़्यादा होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट, और उसी घर में जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि महिला कमा रही है, घर चला रही है। सोशल कैपिटल बढ़ता है, जो सोसाइटी में ट्रस्ट है, जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ता है। सोशल इविल जैसे कि डाउरी है, एल्कोहलिज्म है, ये सब से फाइट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि केरला में जो कुदुमश्री है ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेवा है, ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बिहार में जो जीविका है ये है, जीविका बिहार में है। अगला है जो नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, वाटरशेड डेवलपमेंट में, जंगल लगाने में, एफॉरेस्टेशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ड्राई लैंड डेवलपमेंट, डिजर्ट एरिया डेवलपमेंट। जैसे कि राजस्थान में एक जो बड़ा एरिया है डिजर्ट का, वहाँ पर जो जिट्रोफा के जो पौधे हैं, वैसे पौधे जो ड्राई एरिया में रह सकते हैं उनको लगाया है इन्होंने। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जैसे कि आपको बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करी जाए, खेतों में ड्रिप इरिगेशन कैसे लगाया जाए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वाले जो चीज़ें होती हैं उसको प्रमोट करने में सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा सा रोल रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जैसे कि जो सिलाई कढ़ाई वाले काम होते हैं, अपैरल, रेडीमेड वाले जो क्लोथ होते हैं, लेदर प्रोडक्ट, पॉटरी, टॉयज़, हाउस होल्ड कंज्यूमेबल, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब को प्रमोट करने में काफ़ी बड़ा रोल होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का। चूँकि ग्रामीण इलाकों में प्रॉस्पेरिटी आती है, उनका इनकम बढ़ रहा है, तो वहाँ पर जो रूरल डिमांड है वो बढ़ेगी। इससे देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। जो सोशल और हेल्थ प्रोफाइल है वो भी इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जांपल, अगर घर में महिला कमा रही है, इनकम बढ़ रहा है, तो उस घर में जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट होता है वो कम हो जाता है, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट है वो भी रिड्यूस होता है, महिला को और बच्चे को बेटर न्यूट्रिशन मिलता है, तो जो चाइल्ड स्टंटिंग का जो इशू होता है, अनीमिया का इशू होता है महिलाओं में, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो महिला और बच्चे जो मोस्ट वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उन दोनों के हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है। अब बात यह है कि अगर इनका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इनको प्रमोट करने के लिए। एक तो आपका हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। दूसरा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो मार्केटिंग है वो करी जा रही है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को इंक्लूड किया जा रहा है इस ग्रुप में, उनको स्किल दिया जा रहा है। बैंक अब थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करता है इन ग्रुप को लोन देने में, क्योंकि अगर एक बंदा डिफ़ॉल्ट किया तो ग्रुप उनका लोन को रिपे कर देता है, तो थोड़ा सा कम होता है लॉस उनको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है उसका भी नॉर्म फुलफिल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के कंट्रीब्यूशन का। अब करना क्या, आपने जो अपना आंसर लिखा है उसमें मैच कीजिए कि आपने कौन कौन से पॉइंट नहीं लिखे हैं। आपने जो भी पॉइंट नहीं लिखा है उसको आपके आंसर के मार्जिन में लिखिए। मैंने क्या बताया, पेज को आप बांट देंगे इस तरह से, ठीक है। अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, अपना आंसर यहाँ पर लिखते जाएंगे।
इस मार्जिन में, इस मार्जिन को आप खाली छोड़ देंगे। जो पॉइंट आपने नहीं लिखा है आंसर में, उस पॉइंट को आप इस मार्जिन में लिखेंगे, ताकि बाद में आप जब आंसर देखें तो आपको पता रहे कि मैंने ये पॉइंट अपने आंसर में नहीं लिखा था, ये पॉइंट मुझे याद नहीं है। क्लियर है? चलो, ये बातें हो गई। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है सिटीजन चार्टर के बारे में। ये पढ़ना है आपको GS2 में भी और GS4 में भी। GS2 में जो गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका ट्रांसपेरेंसी है, वहाँ पर पढ़ना है, गवर्नेंस में पढ़ना है। GS2 में ये स्टैंड एलोन टॉपिक है सिटीजन चार्टर का। इसके 2 डायमेंशन पूछे गए हैं यहाँ पे। कह रहा है हाईलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंस, डिस्कस द इश्यूज विथ सिटीजन चार्टर इन इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। सबसे पहले इसको आप डिफाइन कर देंगे, उसके बाद इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बता देंगे, उसके बाद इसके साथ क्या क्या इश्यूज हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो आपने अपना आंसर शुरू कैसे किया, इंट्रो में बताएंगे कि क्या होता है सिटीजन चार्टर। डिफाइन सिटीजन चार्टर। दूसरा, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं। इसका महत्व हो गया। फिर इसके साथ क्या क्या इश्यूज हैं। अब क्या करेंगे, एक कंक्लूजन लिखेंगे। यहां पर आप जो वे फॉरवर्ड है वो दे देंगे। वे फॉरवर्ड देने की आप एक आदत डाल लीजिए, इसको आप कंक्लूजन में लिखते चले जाइए। ठीक है, अगर पूछा है तो बढ़िया, अगर नहीं पूछा है तो 2 ही लिखिए, मगर लिखिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर बातें हो गई। और जहाँ पर भी डायग्राम बना सकते हैं वहाँ पर डायग्राम बनाइए। फॉर एग्जांपल, जो सिटीजन चार्टर वाला जो आपका ये टॉपिक है, यहाँ पर डायग्राम कई सारे बन सकते हैं। ठीक है, कि सिटीजन चार्टर का क्या रिलेशन है अकाउंटेबिलिटी से, इसका क्या रिलेशन है गुड गवर्नेंस से, ट्रांसपेरेंसी से, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का क्या रिलेशन है। तो आप इस तरह का जो डायग्राम है बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। और डायग्राम आपके आंसर को अलग बनाता है बाकी लोगों के आंसर से। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो दिखाता है, आप किस तरह से अलग सोच पाते हैं वो दिखाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजन चार्टर। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, जहाँ पर वो बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी सर्विसेज डिलीवर करता है, आपको वो सर्विसेज कितने टाइम में मिल जाएंगी, किस क्वालिटी की होंगी, और अगर वो सर्विसेज उस क्वालिटी की नहीं मिली, उतने टाइम में नहीं मिली, तो आप कहाँ जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं, कौन सा ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। SBI की तरह नहीं कि काउंटर नंबर 4 पे जाओ, ऐसा नहीं। वहाँ पर बोर्ड पर लिखा रहेगा कि इस सर्विस के लिए आपको ये फ़ोन नंबर डायल करना है, इस सर्विस के लिए आपको इस वाले ऑफिसर के पास जाना है, उसका नंबर ये है। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर वो जो सर्विसेज हैं उसके बारे में बताता है, किस स्टैंडर्ड का रहेगा, किस क्वालिटी का रहेगा, कितने टाइम फ्रेम में उसको हम डिलीवर कराएंगे। ये सिटीजन को एम्पावर करता है, सिटीजन को बताता है कि तुम इस सर्विस के लिए एलिजिबल हो, तुमको ये सर्विस यहाँ से मिलेगी। ठीक है, और उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो जनता को अपने अधिकार पता चलेंगे ना। मान लो कि तुमको बनाना है बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, मगर आप ऑफिस में गए, उसने कहा कि सर्टिफिकेट के लिए आपको 30 दिन लगेगा, ठीक है ना, मगर जो सिटीजन चार्टर था वहाँ पर लिखा कि सर्टिफिकेट आपको 4 दिन में मिल जाएगा। तो आप पूछेंगे ना कि सर आपका चार्टर कह रहा है 4 दिन में और आप कह रहे हैं 30 दिन में मिलेगा, क्या बात है। ठीक है, तो इससे आपका जो अधिकार है वो पता चल गया कि मुझे सर्विस इतने दिन में मिलेगी, और फ्री होगी कि पैसा लगेगा, सब बातें। वरना क्या होता है ना कि वहाँ पर चाय पानी मांगते हैं कि पैसा दीजिएगा तो काम होगा आगे, वरना आपका फाइल आपका एप्लीकेशन वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है सिटीजन चार्टर का। ये सर्विस प्रोवाइडर और यूज़र के बीच में ट्रस्ट कायम करता है। मेरे को पता है कि ये सर्विस मेरे को इतने दिन में मिल जाएगी, मुझे भरोसा है।
अब मैं अपना काम मतलब अपने जो दूसरे शेड्यूल है मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ। ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, ओपननेस बढ़ता है, गुड गवर्नेंस बढ़ता है, जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर इफ़िशियंसी आती है। जो काम पहले 30 दिन में हो रहा था वो काम अब 4 दिन में होगा। चूँकि ऑफिसर को पता है कि ये काम मेरे को ही करना है और इतने दिन में करना है, तो कोताही नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो काम उसको ही करना है, हाथ करो चारों करो तो करना ही पड़ेगा। तो जो प्रशासन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, जो क्वालिटी सर्विसेज की वो बढ़ती है, लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ते हैं, चॉइसेस बढ़ते हैं, और जो गवर्नेंस होता है वो सिटीजन सेंट्रिक बनता है, न कि स्टाफ सेंट्रिक, न कि ब्यूरोक्रेसी सेंट्रिक। मतलब कि जो सरकार है, जो शासन है, वो जनता के लिए है, जो ऑफिस है वो जनता के लिए है। यानी कि बाबू साहब बैठे हैं यहाँ करके वहाँ पर, उनके लिए नहीं है, वो बैठे हैं वहाँ पर किस लिए, समझ डिलीवरी के लिए। आपने क्या लिखा, आपने जो महत्व है सिग्निफिकेंस आपने ये बता दिया। अब आती है बात कि वो क्या इश्यूज़ फेस करते हैं। तो पहला इशू ये है कि सभी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने चार्टर बनाया ही नहीं है। जब चार्टर ही नहीं बनाया है तो जनता को पता कैसे चलेगा कि ये जो डिपार्टमेंट है वही सर्विस देता भी है या नहीं। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पासपोर्ट ऑफिस है, तो पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। क्या वहाँ पर हम नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्या वहाँ पर पासपोर्ट अपडेट करा सकते हैं क्या। तो जाकर पूछना नहीं ये काउंटर पर साइन कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं, लिखा रहेगा, बस पढ़ लीजिए कि हाँ ये सर्विस यहाँ पर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पता ही नहीं रहता लोगों को कि कौन कौन सा काम यहाँ पर इस दफ्तर में होता है। ब्यूरोक्रेटिक एजिलिटी, हमारे यहाँ जो बाबू साहब हैं वो चेंज करने को तैयार नहीं, उनका वही रवैया है ढुलमुल वाला जो पहले से काम करते थे, इसीलिए इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है भी उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। चार्टर बन जाता है, बाहर चिपका रहता है, मगर वही जो उनका आदत है बना रहता है, काम नहीं करते। कई बार क्या होता है, टारगेट काफ़ी अनरियलिस्टिक होते हैं। ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में वो कहते हैं कि 6 दिन का काम होता है, वो कहते हैं कि हम 2 दिन में कर देंगे आपको। अब कागज़ पर लिख तो दिया है, सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है कि अरे ये काम 2 दिन में हो जाएगा, मगर उस काम को करते नहीं वो लोग 2 दिन में, फिर फ़ायदा क्या लिखने का। तो जो टारगेट्स होते हैं वो काफ़ी अनरियलिस्टिक होते हैं। डिपार्टमेंट में स्टाफ की वैकेंसी होती है, वो भी देखना होता है। कंसल्टेशन उतना अच्छा नहीं होता चार्टर को बनाते टाइम, मतलब कि ये वन वे होता है, डिपार्टमेंट ने चार्टर बना दिया, दीवार पे चिपका दिया, जनता से पूछा भी नहीं कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए थे, आपको और कौन सी सुविधाएँ चाहिए थी हमसे। समझ के बात। फॉर एग्ज़ाम्पल आधार है, तो आधार में जो मोबाइल नंबर है उसको चेंज करना है, या फिर आपका जो एड्रेस है वो चेंज करना है, फ़ोटो नया लगाना है, क्योंकि आधार कार्ड का सबका फ़ोटो भूताहा टाइप का ही होता है तो ये सारा काम एक जगह पे होना चाहिए। तो जगह कौन सी होगी, वो ऑफिस कौन सा होगा, वहाँ पर कितने पैसे लगेंगे, सब पता होना चाहिए पहले से। ठीक है ना। तो अब और जो लोग हैं हमारे, उनके पास अवेयरनेस भी नहीं होता इसके बारे में कि कुछ होता भी है सिटीजन चार्टर। प्लस अगर चार्टर बनाया गया है तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ये आप जाकर केस फाइल नहीं कर सकते कि चार्टर में लिख दिया है मगर इसने नहीं दिया हमको डॉक्यूमेंट 10 दिन में, तो हम जाकर केस फाइल कर रहे हैं। नहीं, चार्टर इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, किसी एक्ट में नहीं लिखा गया है ये वाला। अब चूंकि ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है तो बाबू साहब जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो तो चिल हैं, क्या ही हो जाएगा हमारा। प्लस वहाँ पर जो ग्रीवियंस है उसको रिड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अगर चार्टर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो आप किसके पास जाएंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे, ये सुविधा वहाँ पर नहीं दी गई है। तो आपने क्या बताया, आपने जो इम्पोर्टेंस है वो बता दिया, आपने जो सिग्निफिकेंस आपने वो बता दिया। अब आती है बात इसको वो करने की, इसको इम्प्रूव करने की। तो अब आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। आप ये बताएंगे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है, गोल थोड़ा और रियलिस्टिक होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, जो चार्टर है उनको कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाए कि इनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो भी रहा है या नहीं, जो रिजल्ट है उसको एवेलुएट किया जाए, उसको और इम्प्रूव किया जाए। मतलब कि गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट ये मेन काम है। वैसे ही जो GS4 वहाँ पर सेवोत्तम मॉडल का जिक्र किया गया है, किसके लिए, जो चार्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग दे देना वे फॉरवर्ड का, ठीक है ना। तो सेम काम आपने जो पॉइंट लिखा है आंसर में, जो पॉइंट है उसको मैच कीजिए। आज आप सेल्फ एवेल्युएट कीजिए। क्लियर है। चलो तो ये बातें हो गई, ये काम आप करना। हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में जहाँ पर हम आपको 2 सवाल और देंगे नए और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
टेक केयर, जय हिंद।